नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें, देश के किसानों को केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा देते हुए 500 मिलीलीटर की तरल इफ्को नैनो डीएपी खाद राष्ट्र को समर्पित कर दी है। इसी के साथ 45 किलो डीएपी के बोरे से निजात मिलेगी। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उर्वरक खेती का अभिन्न अंग है। इसमें केवल पौधों के छिड़काव से ही उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को बढ़ाने के साथ भूमि का संरक्षण भी हो सकेगा, जमीन की उर्वरता भी बनी रहेगी। उन्होंने किसानों से आह्वान करते हुए दानेदार यूरिया और डीएपी की जगह तरल नैनो यूरिया और डीएपी के प्रयोग को बढ़ावा देने को कहा। इससे प्राकृतिक खेती की राह भी आसान होगी, क्योंकि ये केवल बीज और पौधे पर छिड़की जाती है। इससे मिट्टी के नीचे केंचुओं की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। किसानों के लिए ये आज से ही उपलब्ध हो गई है। इस आयोजन में सोशल मीडिया के माध्यम से देश विदेश से 2 करोड़ लोग जुड़े। इसमें 3600 सहकारी समितियां, किसान, पंचायतें और हितधारक शामिल हैं। शाह ने कहा कि नैनो यूरिया भारत के कृषि क्षेत्र के विकास और प्राकृतिक खेती के लिए खासा सहायक साबित होगी और 2021 में नैनो यूरिया की मार्केटिंग शुरू की गई है। इससे मार्च 2023 तक 17 करोड़ नैनो यूरिया की बोतल तैयार करने का आधारभूत ढांचा तैयार हो रहा है। मार्च तक 6.3 बोतलों का उत्पादन किया जा चुका है। नैनो यूरिया पहले से ही बाजार में उपलब्ध है। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है। देश विदेश से आज के इस कार्यक्रम में लगभग 2 करोड़ लोग जुड़े हैं। वहीं आपको बता दें कि 500 ml की बोतल में तरल डीएपी खाद अब मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए 500 ml की बोतल में डीएपी खाद समर्पित कर दिया है देश के लिए, और साथ ही साथ किसानों के लिए काफी फायदेमंद अब ये साबित होने वाला है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है और बताया जा रहा है कि इससे प्राकृतिक खेती को काफी बढ़ावा मिलेगा। प्राकृतिक खेती के लिए राह आसान हो जाएगी। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उर्वरक खेती का अभिन्न अंग होता है। 500 मिलीलीटर की तरल इफ्को नैनो डीएपी खाद राष्ट्र को समर्पित की गई है। इसी के साथ 45 किलो डीएपी के बोरे से निजात मिलेगी। बताते चले कि अमित शाह ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। किसानों के लिए एक 500 ml की बोतल में डीएपी खाद की घोषणा की है। आपको बताते चले, राष्ट्र को आज से ही समर्पित कर दी गई है ये, और किसानों के लिए इससे काफ़ी फायदा होने वाला है। इससे आपको ये भी बता दें कि प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान देने की जिस तरीके से सरकार अपील कर रही है और जोर दे रही है, इसे लेकर उसी के चलते केंद्रीय मंत्री का एक ये काफ़ी अच्छी पहल मानी जा रही है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि इस घोषणा के बाद से सरकार किसानों को राहत देने की काफ़ी कोशिश कर रही है। अरे लो। तो नोएडा में 90 स्कूलों पर कार्रवाई किए जाने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि नोएडा में 90 स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है और अब 1-1 लाख रुपए देना होगा सभी स्कूलों को। बताया जा रहा है कि कोरोना में वसूली पूरी फीस थी, इसी वजह से स्कूलों पर यह कार्रवाई हो रही है। नोएडा में 90 स्कूलों पर यह कार्रवाई हो रही है और इस मामले पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। 90 स्कूल ऐसे हैं जिस पर कार्रवाई की बात की जा रही है। नोएडा में प्राइवेट स्कूलों
पर अब एक्शन लेने की तैयारी हो रही है। अब इन्हें 1-1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। ये जुर्माना उन स्कूलों पर लगाया गया है जिन्होंने कोविड काल में 15% की फीस वापस नहीं की है। कोरोना काल में सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि पूरी फीस नहीं वसूली जाए बच्चों से, लेकिन उसके बावजूद भी जब पूरी फीस वसूली गई तो जो स्कूल इसमें शामिल हैं अब उन पर कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। 90 स्कूलों को ऐसे चयन किया गया है जिन्हें अब 1-1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। बताया जा रहा है कि 90 स्कूल ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई किए जाने की बात की जा रही है। स्कूलों की मुश्किलें भी ऐसे में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन स्कूलों पर यह जुर्माना लगाया गया है जिन्हें कोरोना काल में 15% की फीस वापस नहीं की। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सर्वेश्वर पाठक वरिष्ठ पत्रकार जो वो जुड़े हुए हैं। पाठक जी, बहुत स्वागत आपका ओंकार न्यूज में। धन्यवाद आस्था जी। पाठक जी, एक साथ 90 स्कूलों पर एक्शन लेने की तैयारी है। जुर्माना लगाया गया है 1-1 लाख रुपए का, और जिस तरीके से 15% फीस वापस करने की बात कही गई थी, कोरोना काल में पूरी फीस नहीं वसूलनी थी, उसको लेकर ये एक्शन हो रहा है। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो सरकार किस तरीके से एक्शन लेने की तैयारी में है? देखिए आस्था जी, सरकार जो है, सरकार का जो कदम है बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या है कि वो जो जितने भी माँ बाप हैं जिनसे एक्स्ट्रा फीस लिया गया या जिन्हें वो रिड्यूस फीस का लाभ नहीं मिला, उन्हें कम से कम फीस लौटानी देनी चाहिए स्कूल को। तब सचमुच में जो एक्शन है उसमें न्याय हो पाएगा। अब सरकार अभी तक पाठक जी, अभी तक ये जो कार्रवाई हुई है ये सिर्फ नोएडा में हुई है, नोएडा के 90 स्कूलों पर हुई है। क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाया जाएगा, नोएडा से एनसीआर, यूपी और तमाम राज्यों तक भी पहुंचेगा? जी हाँ, ये बेसिकली होना चाहिए। देखिए क्या होता है, स्कूल वाले अभी नया सेशन स्टार्ट हुए हैं, नए सेशन के नाम पे हजारों हजार रुपया वो माँ बाप से वसूल लेते हैं। और रही बात की वो रियायत देने की, तो वो देते नहीं है, कुछ सुनते ही नहीं है। वो अपनी मनमानी इस तरीके से फीस भी भरा देते हैं क्लास में बच्चों का, और उसके बाद नया साल होते ही बिल्डिंग डेवलपमेंट फंड, तो ये फंड वो फंड। अब मेरा जो है नेफ्यू पढ़ता है यही गाजियाबाद के एक स्कूल में, वहां पे उन्होंने 16 हजार रुपया एग्जामिनेशन फी लिया है। अब अंदाजा लगा ले, एक नॉर्मल स्कूल है, 16,000 रुपए एग्जामिनेशन फी का क्या जरूरत है। और उसी तरह बाकी के अलग, जैसे बिल्डिंग डेवलपमेंट फंड, ये फंड वो फंड, ये सारे मतलब बच्चों के माँ बाप से ही वसूले जाते हैं। इस पे कार्रवाई होना लाजमी है और बहुत जरूरी था। लेकिन जो ये एनसीआर के स्कूलों में अभी हुई है, ये सचमुच इसका दायरा बढ़ना चाहिए, और कम से कम यूपी सरकार ने इस पे एक्शन लिया है तो बाकी के तमाम शहर में, क्योंकि केवल नोएडा के ही जो पेरेंट्स है वो भुक्तभोगी नहीं है, पूरे देश में जो बच्चों के पेरेंट्स थे वो भुक्तभोगी हैं। तो कम से कम यूपी के ही, तब बाकी के शहरों में भी इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से अब ये एक्शन लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं स्कूल भी काफी इससे डरे हुए, स्कूल संचालक भी इससे काफी डरे हुए, क्योंकि कोरोना काल जब चल रहा था उस दौरान ही उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत थी, लेकिन स्थिति उस दौरान ऐसी थी, स्कूल संचालक हो या फिर अभिभावक हो, दोनों की ही स्थिति ऐसी थी। क्या आपको लगता है कि क्या कुछ कारण रहे होंगे कि 15% फीस स्कूल संचालकों ने वापस नहीं की है? अब देखिए, स्कूल संचालक पहले से ही, मान लो सरकारी स्कूल में टीचर की सैलरी अलग है और प्राइवेट स्कूल में अगर 50,000 पे किसी टीचर की रिक्रूटमेंट होती है तो उसको 50,000 मिलता भी नहीं है। ऑन पेपर अगर सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 50,000 है, उन्हें 30,000 देते हैं। तो ये इनकी मनमानी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में ऐसे भी होती है, और हर प्राइवेट स्कूल सरप्लस प्रॉफिट पे होता है। ऐसा भी नहीं है कि उनको फंड का सामना करना पड़ रहा है या वो मतलब फंड की कमी के कारण ये नहीं कर पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जितने बच्चों का एक जेन्युइन फी होना चाहिए वो फी ले स्कूल, बाकी के फी क्यों ले रहे हैं। लेकिन जो स्कूल के संचालक होते हैं उनको अपनी प्रॉफिट बिल्ड करना है, तो जिसके कारण वो मुनाफा, तगड़ी मुनाफा जो कहते हैं कमाई, वो करना चाहते हैं, शिक्षा को एक
उद्योग बना रखा है, जिसके कारण ये ज्यादा से ज्यादा फी वसूलते हैं और जो 15% रियायत की बात हुई थी वो नहीं हुई। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर की ज़्यादा चर्चा के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि नोएडा में 90 स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है। एक्शन लेने की तैयारी स्कूलों पर अब की जा रही है, क्योंकि कोरोना काल में सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी कि 15% फीस बच्चों को वापस करनी है और पूरी फीस इस दौरान अभिभावकों से नहीं लेनी है। लेकिन ये स्कूल कुछ ऐसे थे जिन्होंने पूरी फीस वसूली है। इसी के चलते अब इन पर एक्शन लेने की तैयारी है। 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ₹45 करोड़ रुपए बंगले पर खर्च करने के मामले में कांग्रेस ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ नेता अजय माकन ने केजरीवाल के पद पर बने रहने पर भी सवाल उठा दिए। मंगलवार को उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अपने आलीशान बंगले में 45 करोड़ रुपए खर्च किए, जिनमें विदेशी मार्बल, महंगे पर्दे और कालीन शामिल हैं। माकन ने यह भी कहा कि केजरीवाल के आवास को सिर्फ रेनोवेट किया जा सकता है। ब्रिटिश काल का भवन होने के कारण उसे शुरुआत से नहीं बनाया जा सकता। एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता ने बताया कि अगर ऐसा किया गया है तो ये गैर कानूनी है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए थे कि दिल्ली सीएम के आधिकारिक आवास के सौंदर्यीकरण पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो बता दें कि इसी को लेकर अब कांग्रेस हमलावर है केजरीवाल के ऊपर। आपको बता दें, बीजेपी ने भी इस दौरान आरोप लगाया कि 45 करोड़ रुपए करीब आलीशान बंगले पर खर्च किए हैं और साथ ही साथ केजरीवाल ने कंस्ट्रक्शन में 45 करोड़ खर्च किए हैं। इस बात की खबरों ने काफी जोर पकड़ा। बीजेपी, कांग्रेस और तमाम विपक्ष जो है केजरीवाल के पद पर बने रहने को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही साथ अजय माकन ने यह भी कहा कि अगर हमारे घर की छत खराब होती है तो 2 से 4 लाख रुपए में उसे सही कर दिया जाता है। लेकिन केजरीवाल ने किस तरीके से कंस्ट्रक्शन कराया है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो गोवा पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर एक बड़ी राहत दी है। उन्होंने आज 27 अप्रैल को पेश होने के लिए केजरीवाल को गोवा बुलाया था। सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक जगहों पर अवैध रूप से चुनावी पोस्टर बनाने और लगाने के मामले को लेकर केजरीवाल को पेरनी पुलिस ने नोटिस जारी किया था। अब इस मामले में गोवा पुलिस ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण के लिए जारी उस समन को वापस ले रही है, जिसमें उनसे 27 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा गया था। तो केजरीवाल को कहीं ना कहीं अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मुश्किलों में फंसे केजरीवाल को गोवा पुलिस ने आज बुलाया था, लेकिन उनका समन वापस ले लिया गया है। अवैध रूप से पोस्टर बनाने और लगाने का ये पूरा मामला है। गोवा पुलिस ने केजरीवाल को राहत दी है और आज ही की तारीख तय की गई थी, 27 अप्रैल की तारीख की गई थी जब केजरीवाल को गोवा बुलाया गया था। चुनावों के दौरान सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर बनाने लगाने का ये मामला था। इसको लेकर समन जारी किया गया था केजरीवाल को। हालांकि केजरीवाल ने यह भी कहा था कि वो गोवा पुलिस के सामने जरूर पेश होंगे, जरूर जाएंगे। समन उन्हें जारी किया गया है तो, लेकिन गोवा पुलिस ने उन्हें राहत दी है। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज थाने को आग के हवाले करने के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाहरी लोगों पर आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि कालियागंज थाने और निजी संपत्ति पर हमले करने के लिए बाहरी लोगों को राज्य में लाया गया था। उन्होंने विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाया कि नाबालिग लड़की की मौत के बाद कालियागंज में तोड़फोड़ की घटनाओं के पीछे बीजेपी का हाथ है। उन्होंने पुलिस को आगजनी में शामिल लोगों की संपत्तियों को कुर्क करने के निर्देश दिए। ममता बनर्जी मालदा के एक स्कूल में बंदूक के साथ घुसने वाले एक व्यक्ति को जल्द गिरफ्तार करने के लिए भी पुलिस की उन्होंने सराहना की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरा मामला एक साजिश हो सकता है। स्कूल में बंदूक लहराना केवल पागलपन नहीं हो सकता है। तो इस दौरान बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने
इस दौरान कहा कि बाहरी लोग पश्चिम बंगाल में हिंसा करवा रहे हैं और वहीं बंदूक लहराते हुए ये वीडियो सामने आया था, जहां एक स्कूल में बंदूक की नोक पर एक युवक पहुंचा था। इस पर भी ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस की सराहना की है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही मामले को साजिश ममता बनर्जी ने करार किया है। पुलिस की ममता ने काफी सराहना भी की है। साथ ही कहा कि बंदूक लहराना केवल पागलपन नहीं हो सकता है, ये एक साजिश के तहत किया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार को हुए बड़े नक्सली हमले में शहीद 10 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर के परिवार को मुआवजा देने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा कि मैं 10 डीआरजी जवानों और एक ड्राइवर की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसमें शामिल नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो समर्पण करना चाहते हैं उन्हें समर्पण कर देना चाहिए। सीएम बघेल दंतेवाड़ा में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मुआवजे का ऐलान किया। हालांकि मुआवजे की राशि कितनी होगी, इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई। सीएम ने बताया कि दंतेवाड़ा एसपी को नक्सलियों की गोपनीय सूचना मिली थी। घटनास्थल पर हमारी टीम की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। एक नक्सली जो पकड़कर लाया जा रहा था, जिस दौरान आईईडी ब्लास्ट में 10 जवान और एक सिविलियन की मौत हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये लड़ाई तेजी से लड़ी जाएगी। तो आपको बताते चले कि नक्सली हमले में शहीदों के परिवार को मुआवजा राशि देने की बात इस दौरान भूपेश बघेल ने की है। सीएम बघेल ने ऐलान किया है। हालांकि राशि कितनी होगी अभी तक इसकी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। सीएम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने ये एक बड़ी घोषणा की है। बुधवार को बड़ा नक्सली हमला हुआ। इस दौरान 10 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर के परिवार को मुआवजा दिए जाने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि मैं 10 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसमें शामिल नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो समर्पण करना चाहते हैं उन्हें समर्पण कर देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने चेतावनी भी दी है। सीएम बघेल ने दंतेवाड़ा में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने एक ये बड़ी घोषणा की है। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मुआवजे की राशि कितनी होगी इसकी जानकारी तो नहीं दी, लेकिन एक ये बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान ये जो किया है, अब शहीदों के परिवारजनों को मुआवजा दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि दंतेवाड़ा में नक्सली हमले के बाद बस्तर संभाग में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सूचना के आधार पर नक्सली की सूचना मिली और उस आधार पर यहाँ से हमारे डीआरजी जवान की 2 टुकड़ियाँ गई थी। घटना स्थल पे एक नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, एक नक्सली घायल हुआ और एक नक्सली को पकड़ लिए और घायल नक्सली और जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उसको लेकर वापस आ रहे थे और एरनपुर के पास आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 10 हमारे डीआरजी के जवान और एक सिविलियन की शहादत हुई। हमारे जो जवान हैं वो लड़ते हुए, क्योंकि वो सूचना के आधार पर और उन्होंने नक्सलियों को घायल भी किया था और लौट रहे थे और उस समय एक घटना घटी जिसमें 10 जवानों की शहादत हुई, हमारे डीआरजी के, एक सिविलियन की हुई है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, कि परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमारे जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।